वेलकम और डियर स्टूडेंट, मैं नरेंद्र मौर्य। आज हम जो हमारा मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, इस चैप्टर के अंदर जो छोटी छोटी डेफिनेशंस बची हुई हैं उन सभी छोटी छोटी डेफिनेशन को आज हम पढ़ के इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, इसमें हमने इससे पहले कंपैरेटर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ने के लिए रह गए उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आज ये लेक्चर क्या हो जाएगा, आपका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा ये। ठीक है, फिर ये आपका लेक्चर जो हम कह सकते हैं ये इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स होंगे जो हमने अभी तक नहीं पढ़े। फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे क्लिनोमीटर क्या होता है। क्लिनोमीटर क्या होता है, अगर हम इसे बात करें तो क्लिनोमीटर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ करके हम एंगल को मेज़र करते हैं और विद द हेल्प ऑफ एंगल हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को पता कर सकते हैं। देखते हैं इसमें डेफिनेशन क्या दी हुई है। ठीक है, जैसे हमें पढ़ना है सबसे पहले क्लिनोमीटर क्या होता है। तो क्लिनोमीटर की अगर हम बात करें, क्लिनोमीटर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्लिनोमीटर और क्लिनोमीटर, देखो हम इसे क्लिनोमीटर भी कहते हैं या फिर इनक्लिनोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात है। क्लिनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर मेजरिंग एंगल ऑफ स्लोप, जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ स्लोप मेज़र करते हैं। मतलब कोई वस्तु किस एंगल पर झुकी है वो पता करना हो, या भी किसी भी वस्तु का आपको स्लोप ज्ञात करना हो, या एलिवेशन याद करना हो, या डिप्रेशिएशन याद करना हो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और उन सभी ऑब्जेक्ट का हम एलिवेशन, स्लोप, डिप्रेशिएशन किसके हेल्प से निकाल सकते हैं, क्लिनोमीटर की सहायता से। ठीक है, असल में अगर हम बात करें क्लिनोमीटर क्या होता है, जैसे अगर मान लो कोई बिल्डिंग है, एक बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की आपको क्या नापना है, एलिवेशन नापना है। एलिवेशन मतलब उसकी ऊंचाई नापनी है, उसकी ऊंचाई नापनी है। उस बिल्डिंग की मान लो हाइट काफ़ी है, या फिर कोई पेड़ है उसकी हाइट नापनी है, तो वहाँ पर हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है क्लिनोमीटर। तो क्लिनोमीटर डिवाइस की मदद से उस वस्तु की हाइट को हम नाप सकते हैं। उस वस्तु की हाइट को नापने के लिए जो क्लिनोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है वो कुछ इस तरह का होता है हमारा। उस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं, एक तरफ से एक ह्यूमन खड़ा होके क्या करता है, इस ह्यूमन खड़ा होके इस क्लिनोमीटर इंस्ट्रूमेंट के जरिए, यहाँ पे एक स्केल होता है जिसमें अलग अलग एंगल की रीडिंग लिखी होती है, तो इसमें से वो देखता है, और किसको देखता है, जो हमारा वस्तु है उसके सबसे ऊपर वाली एज को। ऊपर वाली एज को देखने पर जो एंगल उसका बनता है उस एंगल को हम कहते हैं थीटा। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो हम, जो हमारी क्षैतिज दूरी होती है उस बिल्डिंग तथा उस बंदे की, उसकी क्षैतिज दूरी को हम आसानी से नाप सकते हैं किसी मीटर द्वारा। वो नापने के बाद ये एंगल पता हो हम, तो हम क्या निकाल सकते हैं, आसानी से इसकी हाइट भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार आप डेफिनेशन देख लेते हैं। अ क्लिनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल ऑफ स्लोप। एंगल ऑफ स्लोप मेजर कर सकते हैं। एलिवेशन का मतलब होता है हाइट मेजर कर सकते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में। इट इज ऑल्सो नाउन एज, इसे हम टिल्ट मीटर भी कहते हैं। टिल्ट इंडिकेटर, स्लोप अलर्ट, स्लोप गेज, ग्रेडियंट मीटर और ग्रेडियोमीटर, लेवल गेज, लेवल मीटर और डिक्लिनोमीटर एंड पिच एंड रोल इंडिकेटर, इन सभी नामों से क्लिनोमीटर को पुकारा जाता है। मेन आपका क्या है, क्लिनोमीटर आप समझे होंगे। क्लिनोमीटर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु का एंगल को मेज़र करके उसकी हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर डिवाइस दिखाया गया है, यहाँ पे जो डिवाइस है हमारा, ये डिवाइस आपको दिखा गया, ये क्या है हमारा, ये क्लिनोमीटर है, ये भी क्लिनोमीटर है, ये भी क्लिनोमीटर है। तो जो क्लिनोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है इसका हम यूज़ करके किसी वस्तु की हाइट को पता कर सकते हैं। बहुत छोटा डिवाइस है लेकिन इसका यूज़ कराता है बहुत बड़ी बड़ी जगह पे, बहुत ऊँची ऊँची बिल्डिंगों को नापने के लिए, किसी भी झंडे या फ्लैग की हाइट नापना, बड़े बड़े फ्लैग होते हैं उनकी हाइट नापने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं।
या फिर मान लो कोई बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ की हाइट नापनी है तो कैसे नापोगे, तो क्लाइनोमीटर का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को आसानी से मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, ये एक स्केल के तरह ही होता है नॉर्मली, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बस स्केल की तरह होता है। लेकिन इसमें मेन डिफरेंस क्या होगा आपका, यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे तरफ, यहाँ पर क्या होता है, एक दूरबीन जैसी इक्विपमेंट यहाँ पर नीचे लगा होता है, जिसमें से हम इधर से देखने पर उस ऑब्जेक्ट की सबसे ऊपर वाली एज को देखते हैं। और जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर ये होता है वर्टिकल होता है, वर्टिकल आता है। मतलब जब हम उसे तिरछा करेंगे, जब अगर मान लो इसे तिरछा करके देखेंगे इस तरह से जिस ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये उस वस्तु की हाइट को देखने में मदद करेगा, उसकी सबसे ऊपर वाली एज को देखेंगे इधर से। और जो ये वाला पोर्शन होगा यहाँ पे अलग अलग एंगल गुदे होंगे, और जो हमारा यहाँ पर एक क्या होगा, एक सेंटर पे एक ऑब्जेक्ट लटक रहा होगा, जो एंगल वो क्या करेगा, एंगल को शो कर देगा, वो बिल्कुल वर्टिकल रहेगा हमेशा, ग्रेविटी के साथ क्या रहेगा, बिल्कुल वर्टिकल रहेगा। तो जब वो वर्टिकल रहेगा ग्रेविटी के साथ, तो उस चीज़ से हम क्या निकाल सकते हैं, आसानी से वो हमें एंगल शो कर देता है यहाँ पर। और वो एंगल क्या होता है, असल में ये वाला एंगल होता है, जिस एंगल पर वो सुई रुकती है वो एंगल हमारा ये वाला कोण बन जाता है थीटा। ठीक है, तो आसानी से ये कोण हम निकाल लेते हैं, और ये कोण निकाल लेते हैं, ये वाली दूरी हम नाप लेते हैं एल, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रोसीजर देखते हैं। क्या प्रोसीजर, क्लाइनोमीटर का यूज़ करके हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट की हाइट को नापते हैं। प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है यहाँ पर, पिक आ ऑब्जेक्ट को पिक करते हैं जिसके हमें हाइट को क्यों ना पड़ा हो, करना हो, मेज़र करना हो। जैसे हमने मेज़र कर लिया यहाँ पर टेलीफोन पोल, मान लो हमें किसी भी टेलीफोन पोल की करनी है हाइट मेज़र करनी है, तो हमने ये ऑब्जेक्ट ले लिया। फिर क्या करते हैं, यू शुड बी फार एनफ अवे फ्रॉम योर ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट से एक निश्चित हाइट पर हम क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, दैट यू कैन सी द टॉप ऑफ इट। फिर उसके सबसे जो ऊपर वाली एज होती है उसे हम क्या करते हैं, उस क्लाइनोमीटर इंस्ट्रूमेंट द्वारा उसे देखते हैं। यहाँ से देखने पर जो यहाँ से देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं जो हमारा सेंटर वाला पॉइंट होता है वो नीचे लटकता रहता है, सेंटर वाला पॉइंट ग्रेविटी के साथ नीचे लटकता रहता है, और यहाँ पे जो रीडिंग होती है स्केल होता है उस पर एंगल पता चल जाता है, उस डायरेक्ट हम एंगल मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा, पिक एन ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम पिक करते हैं। प्रोसीजर क्या है इसका, पिक एन ऑब्जेक्ट को पिक कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, यू शुड बी फार एनफ अवे फ्रॉम योर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट से क्या होगा, एक निश्चित हाइट पर खड़े हो जाएंगे, दैट यू कैन सी द टॉप ऑफ इट, फिर ऑब्जेक्ट की क्या करेंगे, टॉप पर हम देखेंगे, एंड यू नीड टू बी एन लेवल ग्राउंड विद द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, फिर ग्राउंड से हम क्या करेंगे, उसके लेवल को हम कह सकते हैं, उसकी निश्चित हाइट को पता कर लेंगे। ठीक है, द ऑब्जेक्ट आई लाइक टू सेट समथिंग डाउन बाई फीट वंस आई पिक माई स्पॉट सो आई कैन बी इजीली कम बैक टू इट। मेनली क्या, अगर मान लो कोई भी हम सिंपलीफाई अगर हम बात करें सिंपल, तो जो हमारा क्लाइनोमीटर होता है कुछ इस तरह से होता है, इसका डायग्राम बना देते हैं पूरा। ठीक है, इस तरह से होगा स्केल। ठीक, और जो हमारा सेंटर पॉइंट होगा, इसमें सेंटर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल वेट का कुछ वस्तु लटकता रहता है। ठीक है, वस्तु लटकता है, वो लंबा होता है थोड़ा। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को करके उसके हम दूसरी तरफ से क्या करते हैं, किसी वस्तु की हाइट को हम देखते हैं इस तरह से, यहाँ पे दूरबीन जैसा होता है जिससे हम आसानी से देख सकें किसी वो ऑब्जेक्ट की हाइट को। यहाँ पे जो हमारा पोर्शन होगा वो नीचे लटकता रहता है, और नीचे ग्रेविटी के साथ नीचे धल क्या कहते हैं, बिल्कुल तल के साथ नीचे आ जाता है, और वो एंगल को हम क्या करते हैं, आसानी से नोट कर लेते हैं। उस एंगल को फाइंड आउट करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और नापें और आसानी हाइट ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, मेजरिंग द एंगल को जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं उससे एंगल कैसे मेज़र करते हैं एक बार हम ये देख लेते हैं। ठीक है, उस प्रोसेसर का यूज़ करके हम एंगल कैसे मेज़र करेंगे यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मेजरिंग द एंगल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ट्राई टू अरेंज द लेज़र सेटअप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेज़र सेटअप को सेट करते हैं। मतलब इसका मतलब हो गया, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, इधर से देखेंगे तो सबसे सेट करते हैं। फर्स्ट ट्राई टू अरेंज द लेज़र सेटअप फ्रॉम द पोल
and so that the laser point can reach the top of the pole. Second, projection laser to be top of the pole. If you carefully observe, the right triangle is formed and measure the angle between the line of laser the horizontal surface. इसका अगर हम बात करें तो एक डायग्राम द्वारा इस पूरे को समझ लेते हैं, मेजरिंग द एंगल। इससे एक हम, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम दिया आपको, इससे आप पूरा समझ लेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो जो एंगल हमें जिस वस्तु की हाइट नापनी है, मान लो हाइट कहाँ से नापनी है, तो एक निश्चित तल ले लेते हैं उसका, उस एक निश्चित तल से जहाँ पेड़ लगा हुआ है उससे एक प्रॉपर वर्टिकल हाइट नापनी है आपको। प्रॉपर वर्टिकल हाइट नापते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आपका ट्रायंगल बनता है उस ट्रायंगल के जरिए हम फॉर्मूला लगाते हैं राइट ट्रायंगल का, और यहाँ से थीटा का मान पता होता है, यहाँ से लेंथ का मान पता होता है, तो यहाँ से हाइट आराम से निकाल सकते हो लाल बटे कक्का फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो वस्तु होती है, जो ऑब्जेक्ट होती है, एक निश्चित हाइट उसके तय कर लेते हैं, मतलब निश्चित लेवल सेटअप कर लेते हैं जिस लेवल से हमें मेज़र करना है। और जो हमारा क्षैतिज लेवल होता है उसे भी हम एक जो लेवल होता है हमारा दूसरे पॉइंट का, वो भी हम बिल्कुल क्षैतिज लेते हैं, तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो हम जो कह सकते हैं उससे एक निश्चित हाइट पर हम दूर चले आते हैं पेड़ से, आसानी से वो पेड़ का हम टॉप एज देख सकें। और टॉप एज देखने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं क्लाइनोमीटर इंस्ट्रूमेंट। जो क्लाइनोमीटर इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें से हम देखेंगे इधर की तरफ से, तो इधर तरफ से जो रेज आएगी देखते हुए इसे टॉप एज से टकराएगी, और जो हमारा ये एंगल बनेगा उस एंगल के मान हो जाएगा थीटा, वो आपको डायरेक्ट इसमें दिख जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो बिल्कुल क्षैतिज दूरी आएगी, तल के साथ बिल्कुल क्षैतिज दूरी जो आएगी वो आप यहाँ पे लिख देंगे। लंबाई आपको पता है, थीटा कोण पता है, तो इससे आप हाइट आराम से फिर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। कैलकुलेशन की अगर हम बात करें, क्या फॉर्मूला लगा दोगे आप सोचिए। अगर आपको थीटा कोण पता है, कितने एंगल पर वो पेड़ है किसी निश्चित दूरी से, और वहाँ की दूरी भी पता है आपको, और आपको हाइट याद करनी है, तो कौन सा लगाओगे, लाल बटा कक्का। लाल बटे कक्का, यहाँ से आप सोचो कहाँ पर आ जाएगा। हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए आधार, एंगल और हाइट। तो किस में आता है, देखो लाल बटे कक्का। हाइट मतलब इसका लंब हो गया और नीचे वाला क्या हो गया इसका, ठीक है, आधार हो गया। तो लंब और आधार आ रहा है टेन वाले में, आ रहा नहीं आ रहा है, तो लंब और आधार, तो हम कह सकते हैं यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू लंब एच अपॉन आधार, कितना आधार दिया डी, तो यहाँ से हम डायरेक्ट एच का मान निकाल सकते हैं। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा डी टेन थीटा हो जाएगा। तो इससे आसानी से आप क्या करेंगे, डी का मान आपके पास होगा, थीटा का मान होगा, तो उसकी हाइट निकालेंगे किसी भी बिल्डिंग या किसी भी पेड़ की। तो क्लाइनोमीटर से इसी तरह से हम प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मान लो कोई ऊँची ऊँची बिल्डिंग होती हैं, कई बार देखोगा आपको, कई बार बिल्डिंगें जो बनती हैं उनके ऊपर भी टावर बन जाते हैं, उनके ऊपर कोई चीज़ बन जाती है, एक फ्लोर और बढ़ा देते हैं, तो उसके बाद भी क्या होता है, कई बार आपने देखोगा ये सुनने में आता है कि ये वाली बिल्डिंग सबसे ऊंची है, ये वाली बिल्डिंग सबसे ऊंची है, तो उनकी हाइट कैसे नापते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्लाइनोमीटर। तो क्लाइनोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम उसकी हाइट नापते हैं। उसकी हाइट नापने के बाद जो हमारा, उसके बाद हम बताते हैं कि इस बिल्डिंग की इतनी हाइट है, इस बिल्डिंग की इतनी हाइट है। जो पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है वो फाइनल जो हाइट होती है, कह सकते हैं कई सारे अरेंजमेंट जो होते हैं, उसके बाद फाइनल हाइट को हम इससे मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को भी हाइट को इससे मेज़र करते हैं। इसका हम एप्लीकेशन की बात करें, क्लाइनोमीटर का कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो मेजरिंग स्टेपनेस ऑफ आ स्काई स्लोप, मतलब अगर हम बात करें इसका यूज़ करके हम मेज़र कर सकते हैं स्टेपनेस ऑफ आ स्काई स्लोप, मतलब किसी भी कह सकते हैं बहुत ऊंची बिल्डिंग जो होती हैं उनकी भी हम कह सकते हैं आसानी से उनका स्लोप वगैरह मेज़र कर सकते हैं। सेटिंग फायरिंग एंगल ऑफ ए कैनन और गन डिटरमाइन प्रोजेक्ट एंगल, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा कई बार बड़े बड़े गन्स होती हैं, उन गन का यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट को मार्क करके वो क्या करते हैं, फायर करते हैं। तो वहाँ पर भी हम क्लाइनोमीटर का यूज़ करके और उस ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर हाइट पर और पर्टिकुलर दूरी पर हम उसे निश्चित करके उसका यूज़ करके फायर भी कर सकते हैं। तो हम कह देखते हैं इसका डिफेंस में भी यूज़ होता है। वी कैन मेज़र द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द सरफेस, किसी भी प्लेन की उस सरफेस से निश्चित दूरी को भी इससे मेज़र कर सकते हैं, हाइट को भी मेज़र कर सकते हैं। या फिर सर्टेन हाई सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक
clinometer sensor can achieve an about resolution to 0.0001 degree depending on the ठीक है टेक्नोलॉजी एंड रेंज इन लिमिट टू 0.01। तो मतलब हम कह सकते हैं इससे आप एक्यूरेट वैल्यू के आसपास बिल्कुल नाप सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं 0.0001 डिग्री, इसमें क्या हो सकता है गलती हो सके, इतनी ही गलती हो सकती है, इससे ज़्यादा गलती इसमें पॉसिबल नहीं है। इतना एक्यूरेट मान निकालता है बिल्कुल 0.011 तक, ठीक है, लंबाई या फिर हाइट के लिए। देखते हैं इसका प्रिकॉशन, ठीक है, प्रिकॉशंस देखते हैं। इसमें प्रिकॉशन कौन कौन से आपको लेने पड़ते हैं जब हम इसका यूज़ करते हैं। तो प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें, पहला प्रिकॉशन है अज्यूम द पाथ बिटवीन द बिल्डिंग एंड द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द लेज़र टू बी स्ट्रेट। मतलब हमें जब क्या करते हैं, हम जब इसका यूज़ करते हैं क्लाइनोमीटर का, तो जो हम पाथ लेते हैं बिटवीन द बिल्डिंग, अगर मान लो ये बिल्डिंग है और जहाँ से आप मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, उन दोनों का बीच का जो पाथ होता है बिल्कुल हमें कैसे लेना पड़ता है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेना पड़ता है। जब तक हॉरिजॉन्टल नहीं होगा तब तक आप एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो आपको ये प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। साथ में वाइल मेजरिंग द एंगल चेक द पैरेलैक्स एरर। तो इसमें कई तरह की जो एरर्स होती हैं उन्हें भी हम क्या करते हैं, हमें सही से मेज़र करना पड़ता है, देखना पड़ता है। मतलब अगर बात करें हम किसी भी वस्तु का जब एंगल मेज़र कर रहे हैं तो उस एंगल को हम एक दो बार और दोबारा देख के दोबारा मतलब कह सकते हैं नाप के चेक कर लेते हैं जी जो एंगल हम मेज़र कर रहे हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं है। कई बार क्या होता है देखने में गलती हो जाती है, अगर उस बिल्डिंग को अगर मान लो आप देख रहे हैं तो देखने में गलती हो जाए तो एंगल जो है वो एक्यूरेट नहीं आता है, ठीक है। तो एकदम सही से देखना पड़ता है, या 2-3 बार देख के हम एक्यूरेट मान लेते हैं उससे। फिर सी दैट देयर आर नो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट बिटवीन द लेज़र एंड द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब जब आप उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसके बीच में आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बीच में नहीं आना चाहिए, ये प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं बी ब्लॉक की। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है बी ब्लॉक, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें इसमें बी ब्लॉक दिया हुआ है, तो बी ब्लॉक की अगर बात करें थ्योरी क्या है सबसे पहले इससे पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका डायग्राम देखेंगे, फिर वर्किंग की बात करते हैं पूरी। बी ब्लॉक क्या होता है, तो ये अभी आपको पेपर में पूछा गया, पिछले साल ही पेपर में आया था, ठीक है। तो बी ब्लॉक क्या होता है, बी ब्लॉक के बारे में हम देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। हम बात करें जो बी ब्लॉक होता है, ये एक तरह का ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी रोल्ड या फिर हम कह सकते हैं राउंडेड मेटल रॉड को हम फिक्स करते हैं या होल्ड करके रखते हैं। अगर मान लो आपको किसी रॉड में कटिंग करनी हो, मिलिंग करनी हो, ड्रिलिंग करनी हो, नर्लिंग करनी हो, तो उस रॉड को एक जगह फिक्स करने की ज़रूरत होती है। तो उसे फिक्स करने के लिए हम बी ब्लॉक का यूज़ करते हैं। तो बी ब्लॉक का यूज़ करके हम उस ऑब्जेक्ट को वहाँ पर फिक्स कर देते हैं और फिक्स करने के बाद उस पर कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो एक बार हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं, बी ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है। बी ब्लॉक आर प्रिसिजन मेटल वर्किंग जिग्स टिपिकली यूज टू होल्ड राउंड मेटल रॉड। तो किसी भी मेटल रॉड के लिए इसे होल्ड करने के लिए, मतलब उसे एक जगह बनाए रखने के लिए, होल्ड करने के लिए बी ब्लॉक का हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर पाइप को एक जगह होल्ड करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। परफॉर्मिंग ड्रिलिंग मिलिंग ऑपरेशन, मतलब अगर मान लो किसी भी रॉड या पाइप में आपको कोई ड्रिलिंग या मिलिंग प्रोसेस करना होता है तो उसे फिक्स करने के लिए हम बी ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा बी ब्लॉक होता है, जो हमारा बी ब्लॉक है वो नॉर्मली रेक्टेंगुलर शेप में बना होता है, स्टील और कास्ट आयरन का बना होता है, स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। विद अ 120 डिग्री चैनल रोटेटेड 45 डिग्री from the sides forming a V shaped channel in the top. A small groove is cut in the bottom of the V. They often come the screw clamp on hold the work. There are also version with internal, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे आगे देखते हैं क्या लिखा है, इसका डायग्राम भी देखेंगे फिर, ठीक है। There are also version with internal magnets for magnetic work. Holding B block are usually sold in pairs. अब देखो यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं, इसे पूरा समझ लेते हैं, फिर यहाँ पे क्लियर करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। जैसे कि आपको डायग्राम तो यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, डायग्राम आपको दिख ही रहा है, हम इसे समझ लेते हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम जो दिख रहा है नीचे एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये ब्लॉक हमारा क्या है, यही हमारा बी ब्लॉक होता है। जो बीच का इसका शेप होता है, इसका जो बीच वाला पार्ट होता है, ये वाला बीच वाला पार्ट जो होता है वो बी शेप में कटा होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, बी ब्लॉक कहते हैं। जो ये वाला पार्ट देख रहे हो ये क्लैंप होता है। इस क्लैंप का काम क्या होता है, जो भी इसके ऊपर रॉड हमने रखी हुई है बी ब्लॉक के अंदर,
बी ब्लॉक में जो बी शेप कटी हुई है उसमें जो हमने रॉड रखी है उसे होल्ड करने के लिए, तो उसे होल्ड करने के लिए हम क्लैंप का यूज़ करते हैं। तो क्लैंप की सहायता से उसे एक जगह फिक्स करके रखते हैं। इसका और डायग्राम देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम है इसका और डायग्राम देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। यही डायग्राम है। ठीक है, देखिए आपको ये वाला डायग्राम दिख रहा होगा। ये डायग्राम जो आपका दिया है ये हमारा क्या है, बी ब्लॉक है। तो ये जो होता है ये बी तरह के खांचे बने होते हैं। ठीक है, और ये जो बाहर वाला पार्ट है क्लैंप कहलाता है। क्लैंप क्या होता है, इसके बाहर की तरफ लगा रहता है। बाहर की तरफ इसलिए लगा रहता है जो इसमें रॉड रखी जाएगी वो आराम से एक जगह फिक्स रहा है, इसके लिए हम क्लैंप के द्वारा उसे होल्ड करके रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस बी शेप ब्लॉक में यहाँ पर हम रख देते हैं एक रॉड के लिए। उस रॉड को रखने के बाद उसे एक जगह फिक्स रहा है, वो हाले नहीं, इसके लिए इधर से क्लैंप लगा देते हैं और ऊपर से क्या कर देते हैं, इस वाले पार्ट के लिए घुमा के इसे एकदम टाइट कर देते हैं जो हमारा नीचे आ जाता है ये वाला भाग। और ये भाग एकदम उससे रॉड के ऊपर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम उस पर जो भी ड्रिलिंग मिलिंग प्रोसेस जो भी करना हो उस रॉड पे कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा बी ब्लॉक का हम यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो बी ब्लॉक का यूज़ आ चुका होगा समझ में। अब आगे देखते हैं हम। ठीक है, बी ब्लॉक तो हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं हम। ये हमारा क्या है, एंगल प्लेट। एंगल प्लेट की अगर बात करें हम, एंगल प्लेट का हम यूज़ करते हैं अगर मान लो कोई भी वर्क पीस है जिससे हमें क्या करना है, कोई काम करना है। आपने देखा होगा कोई वर्क पीस होता है, कई बार उस वर्क पीस पर आपको काम करने के लिए एक सरफेस प्लेट पे रखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, उस वर्क पीस को आपको किसी एंगल पर झुका के उसे होल्ड करके रखना पड़ता है जिससे आप उस पर कोई प्रोसेस कर सकें। तो एंगल प्लेट का हम यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर किसी भी वर्क पीस को किसी एंगल पर झुकाकर उस पर रखना होता है। मतलब अगर मान लो किसी वर्क पीस से आपको काम करना है और वो वर्क पीस आपको किसी एंगल पर झुका के रखना है। मान लो कोई भी एक, ठीक है, वर्क पीस है, उस वर्क पीस को आपको क्या करना है, किसी एंगल पे सेट करके रखना है जिससे आप उसे आसानी से मिलिंग या ड्रिलिंग जो भी प्रोसेस है वो कर सको। खासकर इसका मिलिंग कटर के लिए जब मिलिंग प्रोसेस करते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं एंगल प्लेट का। मेनली क्या एंगल प्लेट क्या है, एक तरह का सपोर्ट देता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जिस पे हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उस वर्क पीस को एक एंगल पर होल्ड करने के लिए, एक एंगल पर बनाने के लिए हम जो प्लेट यूज़ करते हैं उस प्लेट को कहते हैं एंगल प्लेट। तो एंगल प्लेट के ऊपर ही रख के वो प्रोसेस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई काम करते हैं तो उस काम करते का समय उस काम को करने से पहले हम क्या करते हैं, एक नीचे एक सतह तैयार कर लेते हैं। उस सतह को कहते हैं सरफेस प्लेट। लेकिन जब वो प्लेट की जो होगी वो कुछ एंगल पर झुकी होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, एंगल प्लेट कहेंगे। ठीक है, एंगल प्लेट। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। एन एंगल प्लेट इज एन एल शेप पीस ऑफ कास्ट आयरन या फिर स्टील हैज़ टैप्ड होल्स और स्लॉट्स फैसिलिटी फॉर द क्लैंपिंग ऑफ द वर्क पीस। ठीक है, एंगल प्लेट आर यूज व्हेन पार्ट्स नीड टू हैव मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म एट ए 90 डिग्री एंगल इन द एक्सेस ऑफ टेबल। मतलब क्या है इसका, जब मान लो किसी वर्क पीस को आपको 90 डिग्री पर होल्ड करना है या फिर किसी एंगल पर झुकाकर उस पर वर्क पीस पर काम करके कोई प्रोसेस करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंगल प्लेट। एंगल प्लेट में आपने कुछ खांचे देखोगे, ये बीच में खांचे बने हुए, इसका यूज़ होता है। यहाँ पर भी हम क्या लगा देते हैं, क्लैंप लगा देते हैं। क्लैंप द्वारा उस वर्क पीस को उस पर होल्ड करके रखते हैं, फिक्स करके रखते हैं। तो जो यहाँ पे खांचे बने हुए हैं उसमें हम क्लैंप को लगाकर होल्ड करके रखते हैं जिससे आसानी से उस पर क्या कर सकें, हम आसानी से उसके ऊपर हम कार्य कर सकें। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये दिया होता है। आगे देखते हैं हम, इसमें आगे देखते हैं। एंगल प्लेट का ये भी डायग्राम था। जो एंगल प्लेट होती है ये बनती किससे है, ये कास्ट आयरन मटेरियल से बनी होती है। इस प्लेट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कास्टिंग प्रोसेस भी करते हैं। कास्टिंग प्रोसेस में वन पीस में तैयार करने के बाद इस पर क्या करते हैं, मशीनिंग करते हैं, फिर फिनिशिंग करते हैं। उसके बाद इस पर एक लेयर बना देते हैं, एक पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं मटेरियल की जो एकदम क्या हो, एकदम रफ हो, मतलब एकदम साफ इस पर एक लेयर चढ़ा देते हैं जिससे उसमें कोई खुरदरापन नहीं हो, जिससे वर्क पीस को आसानी से रख के उस पर काम कर सकें। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, इसकी जो दोनों प्लेटें यहाँ पे जो 90 डिग्री पे हैं, दोनों प्लेटें बिल्कुल कैसी होती हैं, यहाँ पर ये हमारी आयताकार होती हैं। दोनों प्लेटें आयताकार में हमेशा बराबर ही होंगी। ठीक है, और ये इसकी देख सकते हैं, ये चौड़ाई है, इसकी लंबाई है, तो ये दोनों इसकी बराबर ही होंगी दोनों की। ठीक है, और इन्हें ये जो यहाँ पर वाला पार्ट दिख रहा है ये रिप्स होता है, रिप्स द्वारा इन्हें जोड़ देते हैं। और जो साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पे इंटीरियर फेस कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है हमारा इंटीरियर फेस कहलाता है। और जो हमारा ये वाला जो फेस होता है किनारियों वाला, इसे हम कहते हैं एंड फेस। ठीक है, और ये ज़्यादातर हम बनाते हैं कास्ट आयरन से, क्योंकि कास्ट आयरन क्या होता है, हार्ड होता है। आगे देखते हैं।
ये है सरफेस प्लेट। तो जैसे हमने बात करी यहाँ पे एंगल प्लेट की, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर झुका के रख के काम करा जाता है तो वहाँ यूज़ करते हैं एंगल प्लेट। लेकिन जब किसी वस्तु को क्षैतिज अवस्था में बनाकर उस पर काम किया जाता है तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, सरफेस प्लेट। तो सरफेस प्लेट क्या है, जैसे अगर मान लो कोई प्रोसेस करते हैं, ड्रिलिंग प्रोसेस, मिलिंग प्रोसेस, कोई भी कटिंग प्रोसेस, तो आपने देखो जब हम कटिंग करते हैं वर्कपीस के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, उस वर्कपीस को एक सरफेस पे रखते हैं। उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, सरफेस प्लेट कहते हैं। उस प्लेट की अगर हम बात करें, जो हमारी ये वाली जो प्लेट होती है, इस तरह की आयताकार एक प्लेट होती है, उसकी जो ये वाली सतह होती है ऊपर वाली एकदम चिकनी होती है, जिससे उसमें कोई और बिल्कुल ये फ्लैट होती है, जिससे आसानी से उस वर्कपीस में हम प्रोसेस कर सकें विद एक्यूरेसी के साथ। और जो हमारी प्लेट होती है भी कास्ट आयरन प्रोसेस द्वारा बनी होती है, जिस पर हम क्या करते हैं, जैसे कास्ट आयरन द्वारा बना देते हैं। कास्टिंग प्रोसेस द्वारा कास्ट आयरन से बनी हुई एक प्लेट होती है, जिससे हम आसानी से मिलिंग और ड्रिलिंग करने के बाद एकदम फ्लैट कर देते हैं और उसका फिर यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। द सरफेस प्लेट हैज़ ए हाई डिग्री ऑफ फ्लैटनेस, मतलब इसकी फ्लैटनेस क्या होती है, बहुत हाई डिग्री की होती है, मतलब बहुत अच्छी फ्लैटनेस होती है। द फ्लैट सरफेस इज बिंग यूज एज ए डेटम सरफेस, जो हमारा फ्लैट सरफेस होता है इसे एक तरह की डेटम सरफेस कहते हैं। मतलब अगर आपको कोई प्रोसेस करना है, मिलिंग करना है, ड्रिलिंग करना है, कटिंग करना है, तो आपने जैसे कई बार देखो लेथ मशीन देखी है, तो लेथ मशीन में आपने देखोगा एक जगह पे आप क्या रखते हैं, टूल रखते हैं, तो टूल के नीचे जो प्लेट होती है उसमें उस प्लेट को हम कहते हैं सरफेस प्लेट। भले वो लेथ मशीन पे लगी हो, लेकिन वो प्लेट कौन सी है, सरफेस प्लेट है। वो प्लेट उस पर लगाई जाती है जिससे वो वर्कपीस आसानी से उसके ऊपर एकदम क्षैतिज बना रहे। इसी तरह से ड्रिलिंग मशीन होती है, मिलिंग मशीन होती है, जितनी भी मशीन होती हैं उन सभी में एक सरफेस प्लेट होती है मशीन के ऊपर। ठीक है, तो आप समझो सरफेस प्लेट का कितना यूज़ होता है। तो जहाँ पर भी आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, उस प्रोसेस में आप बात करें तो सरफेस प्लेट का होना बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कंपलसरी है। सरफेस प्लेट होगी वहाँ पर। ठीक है, तो आपका यहाँ तक हम बात करेंगे, छोटी छोटी जितनी डेफिनेशन थी ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर एक बार हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। ठीक है, एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं यहाँ से, क्विक रिवीजन कर लेते हैं यहाँ से फटाफट। क्लाइनोमीटर क्या होता है, क्लाइनोमीटर की अगर हम बात करें यहाँ पे, क्लाइनोमीटर क्या होता है, क्लाइनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु की हाइट को नाप सकते हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट की, या किसी पेड़ की, या फिर किसी बिल्डिंग की हाइट को आसानी से नाप सकते हैं। क्लाइनोमीटर की एक तरफ से हम क्या करते हैं, एक रे को छोड़ते हैं। रे का छोड़ने का मतलब एक तरफ से हम देखते हैं या फिर रे को छोड़ते हैं, तो देखने के बाद उसके टॉप सरफेस को देखते हैं। जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग की टॉप सरफेस को जब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्लाइनोमीटर की सहायता से, तो जो रे यहाँ से पास होते हुए जा रही है उसकी टॉप एज से वो हम देख लेते हैं किस एंगल पर झुकी हुई है। वो कोण हमारा थीटा हो जाता है, और जो स्केल इसमें होता है उस पर कोण छपे होते हैं, इसलिए आसानी से थीटा कोण नोट कर लेते हैं। और जो हमारा जहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ से बिल्डिंग तक की क्षैतिज लंबाई को हम नाप लेते हैं इसके। और फिर बाद में जो हमारा ये हाइट है, हाइट को मान निकालने के लिए हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो इसमें हम लाल बटा कक्का लगा के इससे हम इक्वेशन बना देते हैं। यहाँ पर कौन सी बनाएंगे, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार बना के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये क्लाइनोमीटर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर इधर से हम क्या देखते हैं, इधर की तरफ से हम देख सकते हैं आसानी से उस बिल्डिंग के ऊपरी सिरे को, और यहाँ पर जो हमारा ये वाला एक सिरा होता है इसमें पीछे तरफ है, वो इसके एंगल के ऊपर आ जाएगा जिस एंगल पर यह बन रहा होगा। ठीक है, ये भी क्लाइनोमीटर है। ठीक है, प्रोसीजर की हमने बात कर ली। यहाँ पर अगर हम बात करें मेजरिंग डिस्टेंस, ये रह गया था। मेजरिंग डिस्टेंस की अगर हम बात करें, मेजरिंग डिस्टेंस क्या होती है क्लाइनोमीटर में, वंस यू हैव योर एंगल ऑफ विजन, यूज योर टेप मेजर टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम दैट स्पॉट यू स्टैंडिंग टू द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट यू मेजर। वी मस्ट नो हाउ फार अवे यू आर टू एक्यूरेटली कैलकुलेट द हाइट। मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है जिसके हमें हाइट नापनी, उस ऑब्जेक्ट से अपनी तक की हाइट अपनी तक की दूरी नापते हैं। उसके बाद उस एंगल को क्लाइनोमीटर से नापते हैं, फिर उस वस्तु की हाइट को हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है,
जैसे कि हमने इसमें क्या करा था, पेड़ की अगर हमें हाइट नापनी थी तो पेड़ की हाइट नापने के लिए हमने एक निश्चित दूरी पर हमने क्या करा, एक खड़े हो गए निश्चित दूरी पर, जहाँ खड़े हुए हैं वो दूरी हमें देखनी है, बिल्कुल क्षैतिज दूरी नापनी है, बिल्कुल पेड़ से क्षैतिज दूरी नाप लोगे। उसके बाद वहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लाइनोमीटर टूल का यूज़ करके उस बिल्डिंग के या फिर उस पेड़ के सबसे टॉप सरफेस को देखेंगे और देखेंगे किस एंगल पर झुका हुआ है क्लाइनोमीटर से, उस एंगल का मान पता चल जाएगा हमें, क्षैतिज दूरी हमें पता चल जाएगी, उसका हम हाइट का मान आसानी से फिर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई है, तो इस इक्वेशन में ये हाइट है, उसकी हाइट निकालनी है हमें। ये हमारी जो दूरी हाइट बेसिक कह सकते हैं, जो दूरी हमारी क्षैतिज दूरी वो हमने डी मान ली है, और जो हमारा एंगल बनना है वो थीटा मान लिया। तो इससे हमारी हाइट कितनी बन गई यहाँ पे, डी टेन थीटा बन गई है। ठीक है, जैसे बिल्डिंग का यूज़ करते हैं, बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन तो अगर बात करें, एप्लीकेशन तो हर जगह यूज़ हो रहा था इसका। ठीक है, मेजरिंग ऑफ कह सकते हैं किसी भी बड़ी बड़ी हाइट पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े टावर जो होते हैं, पेड़ होते हैं, उन सब की हाइट को हम मेज़र कर सकते हैं इससे। ठीक है, बी ब्लॉक की हमने बात कर दी थी। बी ब्लॉक क्या होता है, बी ब्लॉक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह पे फिक्स करके रखते हैं, मतलब किसी भी राउंडेड शाफ्ट के लिए एक जगह होल्ड करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लैंप के जरिए। ठीक है, यहाँ पर ये क्या बनाता है, एंगल प्लेट। एंगल प्लेट का यूज़ करते थे हम कहाँ के लिए, किसी भी वस्तु किसी भी 90 डिग्री या फिर किसी भी एंगल पर झुका कर उस पर वर्कपीस पे काम करना हो तो उसके लिए वहाँ पर हम एंगल प्लेट का यूज़ करके उसके बाद काम करते हैं उस पर। ठीक है, सरफेस प्लेट की अगर हम बात करें तो सरफेस प्लेट का क्या यूज़ हो रहा था, सरफेस प्लेट हमारा यूज़ क्या था, सरफेस प्लेट को हम क्या करते थे, बिल्कुल एक फ्लैट प्लेट थी ये। इस प्लेट की सहायता से किसी भी वस्तु को एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस पर रख कर उस पर कोई भी ड्रिलिंग मिलिंग प्रोसेस करते थे। जो हमारी सरफेस प्लेट होती है लेथ मशीन वगैरह में भी यूज़ होती है, और जो आपने देखा जहाँ पर टूल पोस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पर भी एक सरफेस प्लेट होती है, बिल्कुल क्षैतिज होती है। ठीक है, तो हर मशीन में होती है जिसके ऊपर हम आसानी से काम कर सकें फिर।